हेलो डियर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी विद भावेश। आज के स्टूडियो में हम बात करने वाले हैं सरल लोलक के बारे में। सरल लोलक आपका क्या होता है, सरल लोलक के लिए आवर्तकाल हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं, आज के वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सरल लोलक कुछ इस प्रकार की व्यवस्था होती है कि आपको कोई भी पदार्थ लेना है, कोई भी आपको क्या लेना है, पदार्थ लेना है, और इस पदार्थ का छोटा से छोटा टुकड़ा लेना है। माना मैंने इस प्रकार का पदार्थ ले लिया, कोई भी पदार्थ लेना है और उसका कोई छोटा से छोटा टुकड़ा लेना है। क्या लेना है? उसका छोटा से छोटा टुकड़ा लेना है और उस छोटे से टुकड़े को किसी डोरी से ऐसा बांध देना है। किसी डोरी से बांध दिए और ये डोरी इस प्रकार होनी चाहिए कि इसकी कभी लंबाई ना बढ़े, ये लचीलीदार हो, कभी इसकी लंबाई ना बढ़े, लचीलीदार हो। इस प्रकार की आपकी डोरी होनी चाहिए और उसे किसी ऐसे फिक्स सतह से क्या कर दीजिए, फिक्स कर दीजिए। मतलब किसी सतह से ऐसे फिक्स कर दीजिए, तो इसे कहा जाता है सरल लोलक। तो सरल लोलक किसे कहेंगे? आप कोई भी पदार्थ ले सकते हैं। मैंने ये वाला पदार्थ मान लिया और इस पदार्थ का आपको छोटा से छोटा कोई भी इस प्रकार का टुकड़ा लेना है, जो कि क्या हो, भारी हो। इसका कोई ना कोई भार अवश्य होना चाहिए, हाँ। और उसे आपको एक डोरी से बांध देना है और ये जो डोरी रहेगी, इसकी लंबाई नहीं बदलनी चाहिए, लचीलीदार होनी चाहिए। आपको इस प्रकार से लेनी होगी डोरी, हाँ। और साथ ही साथ इसका द्रव्यमान ना के बराबर होना चाहिए, ओके। और इसे आपको किसी सतह से फिक्स कर देना है। तो ये जो कहलाएगा संपूर्ण, ये कहलाएगा आपका सरल लोलक। तो सरल लोलक क्या होता है आप समझ चुके हैं। अब देखिए, सरल लोलक क्या करता है। जैसे मैं सरल लोलक को थोड़ा सा ऐसे पुश करूंगा तो सरल लोलक यहां पर जाएगा, फिर क्या आएगा, वापस आएगा, फिर इस दिशा में जाएगा, फिर क्या आएगा, वापस आएगा। तो इस प्रकार से ये क्या करता है, दोलन करता है। ये क्या करता है आपका, दोलन करता है। अब यदि दोलन करता है तो दोलन में समय लगेगा, और यदि समय लगेगा तो इसका कोई ना कोई आवर्तकाल अवश्य होगा। जैसे एक दोलन में मान लो 5 सेकंड लगते हैं, तो इसका आवर्तकाल 5 सेकंड हो जाएगा। मतलब सरल लोलक का आवर्तकाल निकाला जाता है। सरल लोलक का आवर्तकाल निकाला मतलब आवृत्ति भी निकलती होगी, ओके। तो आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि सरल लोलक का आवर्तकाल कितना होता है, आवृत्ति कितनी होती है और किस प्रकार से डेराइव किया जाता है इसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब हम बात करेंगे सरल लोलक के आवर्तकाल के बारे में। सरल लोलक का आवर्तकाल, सरल लोलक का आवर्तकाल। देखिए, सबसे पहले तो आवर्तकाल को टी से प्रदर्शित करते हैं, ये आप सभी जानते हैं। अब देखिए, हम सभी एक फॉर्मूला जानते हैं। यदि कोई भी कण एसएचएम करता है, एसएचएम अर्थात सरल आवर्त गति करता है, तो उसके लिए जो आवर्तकाल का फॉर्मूला निकलता है वो कितना निकलता है, 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम अपॉन के। क्या निकलता है, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम अपॉन के। तो यदि हमें सरल लोलक के आवर्तकाल निकालना है तो हम इस सूत्र का क्या कर सकते हैं, पालन कर सकते हैं और आसानी से आवर्तकाल निकाल सकते हैं। लेकिन हमें सबसे पहले यह देखना होगा कि क्या सरल लोलक एसएचएम करता है, अर्थात क्या सरल लोलक सरल आवर्त गति करता है। सबसे पहले हमें वो चेक करना है। तो देखते हैं। ये हो गई आपकी एक सतह और ये हो गई इससे एक डोरी फिक्स है, और ये है आपका कोई भी पदार्थ, और ये है संपूर्ण व्यवस्था सरल लोलक। अब मैंने क्या किया, इसको ऐसे थोड़ा सा पुश किया तो ये यहां तक गई आपकी, ये यहां तक गई, फिर ये वापस आएगी, फिर कहां जाएगी, यहां तक जाएगी। मैं ऐसा मान लेता हूं, यहां तक जाएगी, फिर क्या आएगी, वापस आएगी। इस प्रकार से गति करने लगेगी। अब देखिए, सरल आवर्त गति का मतलब होता है कि यदि कोई पिंड अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर इस प्रकार गति करता है कि वह अपनी माध्य स्थिति में आने का प्रयास करता है। जैसे मैंने इसे पुश किया, इधर गया, फिर इधर आया, फिर इधर गया, फिर इधर आया, मतलब ये अपनी माध्य स्थिति में वापस आने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसे हम सरल आवर्त गति कह सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। सरल आवर्त गति की एक और कंडीशन होती है कि वह एक सरल रेखा में होती है। कैसी होती है? एकदम ऐसे सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन में होती है। तो हमें क्या यह गति सरल रेखा में हो रही? बिल्कुल नहीं। यदि मैं इसे आगे ड्रॉ करना चाहूँ तो ये तो क्या बन जाएगा, आपका एक वृत्त बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक वृत्त बन जाएगा। मतलब सरल लोलक आपका सरल आवर्त गति नहीं करता है, सरल आवर्त गति नहीं करता है।
क्या ये बात 100% सत्य है? बिल्कुल नहीं। देखिए किस प्रकार। अब मैं सरल लोलक की दूसरी परिस्थिति लेता हूं, एक प्रकार की। ये हो गया आपकी सतह, ये हो गया आपकी डोरी, और ये हो गया आपका छोटा सा वो पदार्थ। अब मैं क्या करता हूं, इसे हल्का सा बस पुश करूंगा तो यहां तक जाएगा। ये क्या करेगा, ये यहां तक जाएगा, मैं मान लेता हूं। यहां तक जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर क्या जाएगा, इस साइड में जाएगा, फिर क्या जाएगा आपका, इस साइड में जाएगा। क्या जाएगा, वो इस साइड में जाएगा। मैं ऐसा क्या कर लेता हूं, मान लेता हूं। ओके, क्या करेगा, वो इस साइड में जाएगा। अब देखिए यहां भी क्या हो रहा है आपका, यदि हम एक प्रकार से देखें तो यहां भी क्या हो रहा है, एक प्रकार से आपका, देखिए यहां भी क्या हो रहा है, जो आपका लोलक है, ये जो लोलक है आपका, वो क्या कर रहा है, जैसे मैंने इसे थोड़ा सा पुश किया ऐसे, तो यहां तक गया, फिर वापस आया, फिर यहां गया, फिर यहां वापस आ गया। मतलब ये अपनी गति को दोहरा रहा है। अब साथ ही साथ देखो, ये एक प्रकार से आपकी सरल रेखा भी बन रही है। यदि हम मिलाना चाहे तो आप देख सकते हैं एक प्रकार की क्या बन रही है, आपकी सरल रेखा भी बन रही है। क्या बन रही है, एक प्रकार से सरल रेखा भी बन रही है। मतलब यहाँ यदि आप थीटा को देखते तो थीटा का मान बहुत बड़ा था आपका, इसलिए ये जो आपका ये था, कौन सी गति करने लगा था, वृत्तीय गति करने लगा था। लेकिन यदि यहाँ मैंने थीटा का मान यदि बहुत ही छोटा कर दिया, थीटा का मान यदि मैंने बहुत छोटा कर दिया, मतलब कि बहुत ही छोटा कर दिया, तो देखिए ये जो आपका सरल लोलक था वो कौन सी गति करना स्टार्ट कर दिया, सरल आवर्त गति करना स्टार्ट कर दिया। मतलब सरल लोलक प्रत्येक परिस्थिति में एसएचएम नहीं करता, वो कुछ कुछ परिस्थितियों में करता है। वो परिस्थिति कौन सी है, जब आपका थीटा का मान क्या हो, अत्यंत सूक्ष्म हो। ये तो मैंने थीटा का मान और थोड़ा ज्यादा बड़ा कर दी। यदि मैं थीटा के मान को और छोटा करता, मान लो इतना करता, थीटा के मान को कितना कर देता आपका, इतना कर देता, तो देखो थीटा का मान इतना कर देता मैं। तो देखो अब तो ये परफेक्ट क्या होती है, आपकी सरल आवर्त गति ही होती। क्यों, मैं थोड़ा झटका दिया, बस वो यहां तक गया। कहां तक गया आपका, बस यहां तक गया, फिर वापस आया, फिर यहां तक गया। तो देखो एक प्रकार सरल रेखा बन रही है। मतलब सरल लोलक जब थीटा का मान अल्प होता है, बहुत ही छोटा होता है, तब आपका सरल लोलक कौन सी गति करता है, सरल आवर्त गति करता है। तब यदि मुझे सरल लोलक का आवर्तकाल ज्ञात करना है, सरल लोलक का आवर्तकाल ज्ञात करना है, तो आप यहां भी ज्ञात कर सकते, यहां भी ज्ञात कर सकते, कोई इसमें बुराई नहीं है। लेकिन हम इस चैप्टर में केवल एसएचएम अर्थात सरल आवर्त गति के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो हम जो सरल लोलक के लिए आवर्तकाल देखेंगे वो भी एसएचएम, जो सरल लोलक आपका एसएचएम कर रहा है उसी के लिए आवर्तकाल हम डेराइव करना सीखेंगे। ओके, तो हम आज का जो यह वीडियो है उसमें जो हम सरल लोलक का आवर्तकाल निकालेंगे वो किस सरल लोलक के लिए निकालेंगे, जिसके लिए थीटा का मान कैसा हो, बहुत ही अल्प हो। थीटा का मान कैसा हो, बहुत ही अल्प हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए तो मैं मान लेता हूं सबसे पहले ये आपकी सतह है और इस सतह से इस प्रकार से डोरी क्या हुई है, बंधी हुई है। ओके, और यहां से पदार्थ लटका हुआ है। अब मैं क्या करता हूं, इसे थोड़ा पुश करता हूं, तो यहां तक गई आपकी, ओके, यहां तक गई, फिर वापस आई, फिर इधर गई, ये फिर यहां गई, फिर वापस आई, फिर इस प्रकार से वो गति करती रहेगी। अब यहाँ थीटा का मान कैसा है, हालांकि यहाँ चित्र में आपको थीटा का डायग्राम बड़ा बताया गया है, जो थीटा का जो मान है वो कैसा है, बड़ा है। वो इसीलिए मैं बता रहा हूं ऐसा, क्योंकि यदि मैं बहुत ही छोटा बनाऊंगा, जैसे कि मैंने जब भी छोटा बनाया था वहां आपको थीटा भी एंगल ध्यान से नजर नहीं आ रहा था, आपको लोलक भी ध्यान से नजर नहीं आ रहा था। तो इस थीटा का मान बहुत ही छोटा है, आप ऐसे समझ के रखिए, ऐसा थीटा का मान छोटा, क्योंकि यदि मैं थीटा का मान बहुत ही छोटा कर दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है। इसलिए हम मान सकते हैं इस परिस्थिति में कि जो आपका थीटा है वो बहुत ही कैसा है, आपका अल्प है। जो आपका थीटा है वो क्या आपका बहुत ही अल्प है इस परिस्थिति में। ओके, और यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो आपकी लंबाई है, इस रस्सी की ये जो डोरी की लंबाई है वो मैं कितनी मान लेता हूँ, एल मान लेता हूँ। कहां से कहां तक की, यहां से लेके यहां तक की जो लंबाई है वो कितनी मान लेता हूं, मैं स्मॉल एल मान लेता हूं। और इसकी जो आपकी लंबाई है इसे मान लेता हूं मैं एक्स। क्या मान लेता हूं, एक्स, और इसे भी क्या मान लेता हूं मैं, आपका एक्स मान लेता हूं। ओके, तो देखिए
यह जो सरल लोलक है उसका हमें आवर्तकाल ज्ञात करना है। साथ ही साथ यह सरल लोलक क्या कर रहा है, आपकी सरल आवर्त गति भी कर रहा है। मतलब मैं इस सरल लोलक के आवर्तकाल को ज्ञात करने के लिए t बराबर 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई के फॉर्मूले का क्या कर सकता हूं, उपयोग कर सकता हूं। ओके, तो मुझे इस फॉर्मूले केवल k का मान चाहिए होता है, बाकी तो सब हमें ज्ञात ही रहता है। m क्या होता है, इसका द्रव्यमान निकलेगा। तो मैं मान लेता हूं इसका जो द्रव्यमान है वो है आपका स्मॉल है। इसका द्रव्यमान कितना स्मॉल है, तो स्मॉल है तो स्मॉल एम रहेगा। बस हमें इस k का मान ज्ञात करना है। तो हम इस k का मान ज्ञात करने के लिए अब पूरी प्रक्रिया आगे करेंगे। तो देखिए हम किस प्रकार से आपकी यह प्रक्रिया करेंगे। देखिए मैं क्या कर लेता हूं, ये जो आपका हो रहा है लोलक यहाँ रखा था, मैंने जैसे पुश किया तो यहाँ गया, फिर वापस वहीं आया, फिर यहाँ गया, फिर वापस यहीं पे आया। मतलब पहले इस डायरेक्शन में जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर इस डायरेक्शन में जाएगा, फिर वापस आएगा, इस प्रकार करते रहेगा। ओके, तो मैं केवल इतनी परिस्थिति को ले रहा हूं आपकी, यहाँ केवल इतनी परिस्थिति को ले रहा हूं। ये हो गई आपकी डोरी, इसकी लंबाई L है। ओके, और ये हो गया आपका ये, देखो ये हो गया इस प्रकार से। ये यहाँ कोण कितना बन रहा है आपका, थीटा। इसकी लंबाई कितनी आपकी, x है। कितनी आपकी, x है। देखिए मैंने केवल इतने से पार्ट को लिया हो आपके, तो इस प्रकार से बना ये डोरी। ये जब वो आगे बढ़ेगी, जब वो विस्थापन तय करेगी, तो ये हो गया इसका इतना, ये हो जाएगा आपका इतना। और ये देखिए इस प्रकार से ये क्या बन रही है, एक प्रकार से सरल रेखा बन रही। तो मैंने सरल रेखा बना दिया। मैंने इसे क्या किया आप समझ सकते हो, थोड़ा जूम किया हो, थोड़ा बड़ा लग रहा है ना, ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ सके कि मैं क्या कर रहा हूं। अब देखिए आपका पहले लोलक कहां था, यहां पर था। प्रारंभिक स्थिति में आपका लोलक यहां था। अब जैसे मैंने पुश किया इसे, तो वो कहां पे पहुंच गया, यहां पर पहुंच गया। कहां पर पहुंच गया आपका, यहां पर पहुंच गया। अब देखिए अब जैसे ही लोलक कहां पहुंचा, यहां पर पहुंचा। हाँ, तो बताइए इस लोलक पर कितने प्रकार के बल आरोपित हो रहे हैं, 2 प्रकार के। एक बल लगेगा आपका नीचे की ओर, एक बल क्या लगेगा आपका नीचे की ओर लगेगा, वो भी कौन सा, mg, क्योंकि इसका द्रव्यमान कितना है, इसका m है और गुरुत्वीय त्वरण g, तो नीचे की ओर लगेगा mg। क्या इस पर आपका सामान्य प्रतिक्रिया का बल लगेगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि सामान्य प्रतिक्रिया का बल केवल तब लगता है जब आपकी वस्तु किसी सतह के संपर्क में हो। तो अभी किसी सतह के संपर्क में नहीं, बिल्कुल नहीं है। अब तीसरा बल होता है आपका तनाव बल। जब हम FBD पढ़ रहे थे तब हमने सीखा था कि किसी वस्तु पर या किसी निकाय पर किस प्रकार से 3 प्रकार के बल आरोपित होते हैं। तो आपका तीसरा बल कौन सा बच जाता है, तनाव बल। तनाव बल कब लगता है, जब आपकी वस्तु किसी रस्सी से बंधी रहती है। अब देखो ये जो आपकी वस्तु है, ये इस प्रकार की किससे बंधी हुई है, आपकी रस्सी से बंधी हुई है। किससे बंधी हुई है, रस्सी से बंधी हुई है। मतलब इस पर क्या लगेगा, तनाव बल आरोपित होगा, ये तो कंफर्म हो गया। अब तनाव बल की दिशा कहाँ होती है, जो तनाव बल की दिशा होती है वो होती है वस्तु से दूर रस्सी की ओर। मतलब इस वस्तु से दूर की ओर होगी, ये वाली वस्तु है, इससे दूर और आपके रस्सी की ओर। तो तनाव बल की दिशा ऊपर की ओर हो जाएगी और mg की दिशा नीचे की ओर हो जाएगी। इस अर्थात इस जो आपका ये पदार्थ का छोटा सा टुकड़ा है, उस पर 2 प्रकार के बल लग रहे हैं, mg और आपका तनाव बल। अब देखिए मैं इसे आगे बढ़ा सकता हूं ऐसा। अब देखिए यदि यहाँ कोण थीटा बन रहा है, तो यहाँ भी कोण कितना बनेगा, आपका थीटा बनेगा। यदि आप मैथ्स वाले स्टूडेंट है तो आप जानते हैं इसका क्या कारण है, और यदि आप बायो वाले स्टूडेंट हो तो आप इसे कृपया याद कर लीजिए, क्योंकि फिर इसकी डेप्थ में जाएंगे तो और थोड़ा हो जाएगा। इसलिए आप इतना याद रख लीजिए, यदि यहाँ कोण थीटा बन रहा है तो यहाँ भी कोण कितना बनेगा, आपका थीटा ही बनेगा। ओके, अब देखिए हम सभी जानते हैं यदि ये इस प्रकार का क्या है, आपका सदिश a है और यहाँ कोण थीटा बन रहा है, तो इस सदिश a का इस थीटा की ओर घटक क्या होता है, आपका a cos थीटा। क्या होता है आपका a cos थीटा होता है। और इस सदिश a का थीटा के विपरीत घटक क्या होता है, आपका a sin थीटा। थीटा के विपरीत घटक क्या होता है, a sin थीटा। तो उसी प्रकार देखिए इस mg का इस थीटा की ओर घटक क्या हो जाएगा, आपका mg cos थीटा। क्या हो जाएगा आपका mg cos थीटा। इस mg का थीटा की ओर घटक क्या हो जाएगा, mg cos थीटा। और थीटा के विपरीत घटक कौन सा हो जाएगा, आपका mg sin थीटा। थीटा के विपरीत घटक क्या हो जाएगा, आपका mg sin थीटा। थीटा के विपरीत घटक क्या हो जाएगा, mg sin थीटा। अब देखिए जैसे कि ये आपका मार्कर है, ये आपका मार्कर है। अब क्या किया मैंने, इस मार्कर था ये संपूर्ण, अब इसके मैंने घटक कर दिया। तो
तो बताइए क्या ये मार्कर की कोई वैल्यू बची? बिल्कुल नहीं। अब तो इसके घटक हुए, तो उसी प्रकार से जैसे मैंने क्या किया, इस mg का घटक किया, तो mg का दो घटक है, mg cos थीटा, mg sin थीटा। अब इस mg को आपको ना के बराबर लेना है, जैसे कि यहाँ माने थे आपने, जैसे इसका घटक किए थे तो मार्कर की वैल्यू नहीं, केवल इनके घटक की वैल्यू बची केवल। ओके, तो इस mg को आपको ना के बराबर समझना है। अब देखिए, अब आपकी वस्तु पर कितने प्रकार के बल लग रहे? 3। एक T लग रहा है तनाव बल, एक mg sin थीटा, एक mg cos थीटा। अब देखिए, जैसे आपने इसको पुश किए तो आपका जो था वो इस साइड में गया, फिर वापस इस साइड में आ गया। ओके, अब देखिए, क्या ये जो आपका लोलक है, ये जो आपका छोटा सा पदार्थ है, क्या वो ऐसे ऐसे गति कर रहा है? बिल्कुल नहीं, वो तो केवल ऐसे 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 गति कर रहा है, ऐसे ऐसे थोड़ी ना गति कर रहा है। मतलब इस टी का मान किसके बराबर है? आपके mg cos थीटा के बराबर है। इस टी का मान किसके बराबर है? mg cos थीटा। यदि इस टी का मान mg cos थीटा के बराबर है तभी ऊपर नीचे गति नहीं करेगा। मान लो इसका मान है 7 न्यूटन है, इस बल का मान है 5 न्यूटन, तो बताओ 7 न्यूटन 5 न्यूटन बल में अंतर है, मतलब जो परिणामी बल होगा वो कितना निकलेगा? 2 न्यूटन। अब बल इस साइड में ज्यादा है तो जो आपकी वस्तु ऐसे ऊपर नीचे गति करने लगेगी। जैसे कि ये आपकी एक वस्तु है, इस पर लग रहा है 5 न्यूटन इधर की और इस साइड में लग रहा है आपका 5 न्यूटन, क्या वस्तु हटेगी? बिल्कुल नहीं हटेगी। लेकिन यदि यहाँ पर लग रहा है 7 न्यूटन, यहाँ पर लग रहा है 5 न्यूटन, तो वस्तु इधर की ओर क्या हो जाएगी? आपकी आ जाएगी। तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्या आपकी वस्तु ऊपर नीचे से जा रही है? बिल्कुल नहीं जा रही है। इसका मतलब क्या होगा कि आपका इस टी का मान, जैसे यहाँ 5 न्यूटन तो 5 न्यूटन तक वस्तु नहीं हिल रही थी, उसी प्रकार इस टी का मान इस mg cos थीटा के क्या होगा? बराबर होगा। तभी आपकी वस्तु, जो आपका छोटा सा पदार्थ है, वो ऊपर नीचे नहीं जा रहा है। ओके, क्या नहीं जा रहा है? ऊपर नीचे नहीं जा रहा है। अब देखिए, मतलब कि जो वस्तु पर 3 बल आरोपित हो रहे थे, टी, mg cos थीटा, mg sin थीटा। अब इसमें से जो T है वो किसके बराबर हो गया? mg cos थीटा के। अब बात आती है, वस्तु पर 3 प्रकार के बल आरोपित हो रहे थे, अब वस्तु इधर जा रही फिर इधर आ रही है, तो इस वस्तु जब इधर गई, वो तो मेरे कारण गई, मैंने ऐसे बल पुश किया तो, लेकिन वस्तु इधर आ किस कारण रही है? क्योंकि ये T और mg cos थीटा तो बराबर है, तो आ किस रही है? तो आ इस बल के कारण रही है। कौन से? आपके mg sin थीटा। तो mg sin थीटा वो बल है जिसके कारण आपकी वस्तु, जिसके कारण ये जो पदार्थ है वो इस साइड में गया और इस साइड में वापस आ रहा है। मतलब mg sin थीटा वो बल है जिसके कारण आपकी वस्तु क्या कर रही है? ऐसे दोलन कर रही है। क्या कर रही है? दोलन कर रही है। अर्थात मैं यहां से लिख सकता हूं F बराबर mg sin थीटा। यहां से क्या लिख सकता हूं मैं? आपका F बराबर mg sin थीटा लिख सकता हूं। मैंने यहाँ पे F बराबर mg sin थीटा क्यों लिखा? वस्तु पर तो 3 प्रकार के बल आरोपित होते हैं, mg sin थीटा, mg cos थीटा, T। लेकिन देखो, T और mg cos थीटा का मान बराबर था और इस जो आपका छोटा सा पदार्थ था, इसे इस डायरेक्शन में गति कौन सा बल कर रहा था? केवल mg sin थीटा, इसलिए मैंने F बराबर mg sin थीटा लिखा। अब देखिए, ये जो थीटा का मान माने हमने बहुत ही अल्प माने हैं। थीटा का मान कैसे माने हमने? बहुत ही अल्प। देखिए, हालांकि मैंने डायग्राम मतलब आपको अच्छे समझ में आ सके तो इसलिए थीटा को बड़ा दिखा, लेकिन थीटा क्या होता है? बहुत ही अल्प माना गया है। बहुत ही अल्प माना गया है। अब यदि थीटा बहुत ही अल्प होता है तो हम थीटा यदि बहुत अल्प होता है तो हम क्या कर सकते हैं? साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? थीटा लिख सकते हैं। मतलब यदि थीटा का मान बहुत ही छोटा रहता है, जो कि है इस परिस्थिति में भी, थीटा का मान बहुत ही छोटा रहता है, अल्प रहता है, तो हम साइन थीटा को थीटा के बराबर लिख सकते हैं। मतलब मैं mg इस साइन थीटा के स्थान पे क्या लिख सकता हूं? आपका थीटा लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? मैं इस साइन थीटा के स्थान पे थीटा लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि थीटा का मान बहुत ही क्या है? आपका अल्प है। तो आपका समीकरण नंबर जो आपका पहला है वो क्या आ गया? आपका F बराबर mg थीटा। अभी तक की कहानी बेहतर तरीके से समझ में आई। अब देखिए हम आगे क्या करेंगे। ओके, अब देखिए, अब हम क्या करेंगे? अब हमें थीटा का मान निकालना है, क्योंकि थीटा का मान जैसे निकल गया तो आसानी से हमें प्राप्त हो जाएगा आगे का हल। देखिए, हम क्या करते हैं? इसे को थोड़ा और अच्छे से यहां लेते हैं। ये थोड़ा मैंने और बड़ा कर दिया। यहाँ क्या बन रहा है? आपका थीटा। ये कोण थीटा है, इसकी लंबाई कितनी? L, इसकी लंबाई कितनी? आपकी x है। लंबाई कितनी इसकी? x है। अब देखिए, आप सभी जानते हैं कोण बराबर क्या होता है?
कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर क्या होता है आपका चाप बटे त्रिज्या। अब देखिए कोण क्या है आपका थीटा है, थीटा का मान निकालना है मुझे, तो मैंने कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या से लिया, तो आपका कोण कितना है थीटा है। अब देखिए आपकी चाप क्या है, चाप क्या है, जैसे देखिए चाप क्या होता है, जैसे आपका वृत्त है, या आपका कोई बिंदु है, जैसे कि ये बिंदु है। अब ये गया यहां से यहां तक, ये हो गया आपकी त्रिज्या हो गई। देखो ये क्या होती है आपकी त्रिज्या होती है, तो ये भी क्या हो जाएगी त्रिज्या। मतलब यहां से हमें त्रिज्या का मान कितना मिल गया, एल मिल गया। अब ये भी क्या हो गई त्रिज्या, ये भी क्या होती है आपकी त्रिज्या, तो ये भी क्या हो गई आपकी त्रिज्या हो गई। ओके, अब देखिए ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है आपकी चाप, ये क्या कहलाती है आपकी चाप कहलाती है। उसी प्रकार से ये क्या कहलाएगी आपकी चाप कहलाएगी। ओके, ये क्या कहलाएगी आपकी चाप कहलाएगी। तो मैं इस चाप के स्थान पे क्या लिख सकता हूँ, x अपॉन एल लिख सकता हूँ। तो थीटा का मान कितना आ जाएगा x अपॉन एल, किसकी सहायता से, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या की सहायता से। अब मैं क्या करूंगा, समीकरण नंबर 1 में थीटा के स्थान पे क्या लिख दूंगा, x बाय एल लिख लूंगा। क्या लिख लूंगा आपका x बाय एल लिख लूंगा। क्या लिख लूंगा मैं थीटा के स्थान पर x बाय एल लिख लूंगा। तो क्या हो जाएगा आपका f बराबर mg, थीटा के स्थान पे क्या लिखना है x बाय एल। तो फाइनली यहां से f बराबर कितना आ जाएगा mgx डिवाइड बाय एल आ जाएगा। कितना आ जाएगा, f बराबर mgx डिवाइड बाय एल आ जाएगा। ओके, अब देखिए हम सभी जानते हैं f बराबर क्या होता है आपका kx होता है। f बराबर क्या होता है आपका kx, और हमें f की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई आपकी mgx डिवाइड बाय एल। तो मैं इस f के स्थान पे क्या लिख सकता हूँ, mgx डिवाइड बाय एल बराबर kx। हम सभी जानते हैं ना f बराबर क्या होता है kx। अब आप सोचेंगे कि f बराबर तो माइनस kx होता है। देखिए f बराबर माइनस kx होता है, ये इस बात सही है, लेकिन इस माइनस चिन्ह का उपयोग हम तब करते जब हमें दिशा भी बतानी रहती है। अभी हम केवल मान की बात करें तो इस माइनस चिन्ह को हम नहीं लेंगे। ओके, तो मैं f बराबर kx मान लिया, तो f का मान था mgx डिवाइड बाय एल, तो यहां मैंने मान रख दिया बराबर kx। ये x से x कैंसिल, तो यहां से फाइनली जो आपकी k की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई mg डिवाइड बाय एल। कितनी आ गई आपकी mg डिवाइड बाय एल। और हमें यही तो प्राप्त करना था, आपके किसकी वैल्यू प्राप्त करना था, k की वैल्यू क्या करना था, प्राप्त करना था। तो k की वैल्यू क्या कर ली हमने, प्राप्त कर लिए। अब देखिए हम सभी जानते हैं आवर्तकाल का फॉर्मूला कितना होता है, 2 पाई अंडर रूट ऑफ m अपॉन k, यही होता है। अब देखिए 2 पाई जैसा का वैसा अंडर रूट ऑफ m क्या होता है, द्रव्यमान। द्रव्यमान कितना है आपका स्मॉल m, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका स्मॉल m डिवाइड बाय k का मान कितना निकाला आपने, mg डिवाइड बाय एल। mg डिवाइड बाय एल कितना निकाले, mg डिवाइड बाय एल। इस m से ये m क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली t बराबर कितना आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ 1 डिवाइड बाय g अपॉन एल। कितना हो जाएगा आपका 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ g अपॉन एल हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ g अपॉन एल। अब यदि मैं उसे ऊपर लाऊंगा तो आपका फाइनली कितना आ जाएगा आपका, यदि मैं देखूं तो आपका फाइनली आ जाएगा t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी। क्या हो जाएगा, t बराबर 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी। और यही होता है आपका आवर्तकाल का सूत्र किसी भी सरल लोलक के लिए। ओके, तो यहां से हमने निकाले सरल लोलक का आवर्तकाल का फॉर्मूला होता है t बराबर 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी। यह काफी महत्वपूर्ण पार्ट है जो कि अक्सर परीक्षाओं में 5 नंबर या 4 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको डेरिवेशन करनी रहती है तो आपको एज इट इज ये डेरिवेशन कर देनी है। ओके, अब देखिए यहां से हमें कुछ बात समझ में आ सकती है कि जो आपका t है वो क्या आपका सरल लोलक का आवर्तकाल है। अब देखिए यहाँ जो t है वो केवल किस किस पर निर्भर कर रहा है, केवल l पर और g पर, जहां l का मतलब क्या है आपकी लंबाई, ये वाली जो आपकी डोरी की लंबाई है, और g क्या है आपका, g है आपका गुरुत्वीय त्वरण। g क्या है आपका गुरुत्वीय त्वरण है। अब देखिए जो आपका t है वो केवल l और g पर निर्भर कर रहा है, मतलब जो आपका सरल लोलक का जो आवर्तकाल होता है वो केवल लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। हमें सूत्र से समझ आ रहा है। ओके, अब यहाँ आपके लोलक के द्रव्यमान की कोई बात नहीं हो रही, मतलब जो आपके लोलक का द्रव्यमान है m, क्या m फॉर्मूला में आ रहा है, नहीं आ रहा है। मतलब किसी भी सरल लोलक का जो आवर्तकाल होता है वो
लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, अर्थात इस जो आपका पदार्थ है इसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। तो कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि बताइए सरल लोलक का आवर्तकाल किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो आपको केवल क्या लिखना है कि जो सरल लोलक का आवर्तकाल होता है वो केवल लोलक की लंबाई और लोलक के गुरुत्वीय पर निर्भर करता है, उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। तो आज के वीडियो में हमने सरल लोलक का आवर्तकाल क्या होता है, सरल लोलक क्या होता है, किस प्रकार से आवर्तकाल को डेराइव कर सकते हैं वो सीखा, और अंत में एक महत्वपूर्ण प्रश्न सीखा जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में या 2 नंबर क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मैं जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।